नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारी चर्चा का विषय है वो है फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना। मित्रों, यूरोप के इतिहास में, बल्कि आप कह लें कि विश्व के इतिहास में फ्रांस के इतिहास का बड़ा महत्व है। मैं आधुनिक फ्रांस की बातचीत कर रहा हूँ। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस क्रांति के कारण पूरे यूरोप में हलचल मच गई, बल्कि आप यह कह लें कि पूरे विश्व में हलचल मच गई। और तब से लेकर के फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना तक फ्रांस ने राजनीतिक उठापटक के अनेक दौर देखे। कभी वहाँ क्रांति के कारण नई नई विचारधाराओं का उद्भव हुआ, तो कभी फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई, कभी गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो इस तरह से वहाँ का शासन जो है वो चलता रहा। जो भी शासक आते गए अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से वो शासन करते रहे। तो फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना तब हुई जब जर्मनी अपना एकीकरण कर रहा था। फ्रांस के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसे फ्रैंको प्रशन वॉर भी कहते हैं। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी नेपोलियन तृतीय के पराजय के बाद, तो फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना करनी पड़ी। तो उस समय भी वहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों में उठापटक हो रही थी, और कोई गणतंत्रवादी दल था, तो कोई राजसत्तावादी दल था, तो कोई साम्यवादी दल था। अब इस समय तक साम्यवाद भी एक विचारधारा के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। जैसे कि हालांकि ऐसा नहीं था कि साम्यवाद पहले नहीं था, लेकिन कार्ल मार्क्स के आगमन के बाद एक बार साम्यवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया था दुनिया के बहुत सारे देशों में, और जिसके कारण राजनीतिक जो शासन तंत्र था उनमें कुछ परिवर्तन आ रहे थे। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। बड़े संक्षेप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, और साथ में कुछ नोट्स भी आजकल मैं आपको देता हूं, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में उसका उपयोग कर लें। लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखें, समझें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और आप कोई भी परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 1789 ईस्वी तक फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना, यहाँ देखें मैंने लिखा है 1789 ईस्वी तक। वो इसलिए लिखा है क्योंकि तृतीय गणतंत्र की स्थापना होने में कुछ समय लगा था। ग्रांट एवं टेम्परले, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार थे यूरोप के इतिहास में, उनकी पुस्तक बहुत अच्छी है। उन्होंने लिखा है कि 1789 ईस्वी की क्रांति के समय से पेरिस तथा फ्रांस के प्रांतों में अनवरत विषमता रही है। अब ध्यान दीजिए इस बात पे, यानी पेरिस जो थी वो फ्रांस की राजधानी थी, और फ्रांस के जो प्रांत थे, तो दोनों जगह पेरिस जो है वो गणतंत्रवादियों का गढ़ रहा था, और जो प्रांत थे वहाँ पे राजसत्तावादी काफ़ी संख्या में थे। तो पेरिस प्रायः प्रगतिशील तथा उग्र परिवर्तनवादी रहा था। देखिए इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। जबकि प्रांत अपरिवर्तनवादी था, यानी कि पेरिस जो था वो प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशील था, और वो परिवर्तन चाहता था। लेकिन प्रांत जो थे वो अपरिवर्तनवादी थे, यानी कि अभी भी वहाँ पे वो स्टेटस को जैसे मेंटेन करना चाहते थे। कारण क्या था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो कुलीन वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, पादरी वर्ग, इन सब के विरुद्ध हुई थी, क्योंकि ये जनता का शोषण करते थे, और ये सब सारे लोग जो है प्रांतों में काबिज थे। तो जाहिर है कि वो कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, जिससे कि क्रांति की पहले वाली स्थिति जो पुरातन व्यवस्था थी वहाँ पे बनी रहे, वो ऐसा चाहते थे। विशेष करके कृषक किसी भी ऐसे कानून को अस्वीकृत करने के लिए उद्यत रहते थे जिससे उनकी भूमि की सुरक्षा में बाधा पड़ती हो। नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन तृतीय दोनों ही कृषकों के समर्थन की अपेक्षा रखते थे और अपने को उनका संरक्षक मानते थे। पेरिस नेपोलियन तृतीय के सभी प्रयत्नों के होते हुए भी अविचल रूप से एक गणतंत्रवादी बना रहा था।
तो 1870-71 ईस्वी का वर्ष फ्रांस के लिए एक महान संकट का वर्ष था। सीडान के युद्ध में नेपोलियन तृतीय की पराजय हो गई थी और वह सेना सहित बंदी बना लिया गया। बिस्मार्क की सेनाएं जो थी प्रशा की, उन्होंने उसे बंदी बना लिया। उन दिनों फ्रांस में व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन चल रहा था। उसके सामने अब अकस्मात यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब फ्रांस का क्या होगा। फ्रांस में उस समय कई राजनीतिक दल थे। कुछ लोग जर्मनी के साथ संधि के पक्ष में थे और कुछ इसके विरोधी थे। यानी कि जो वहाँ के राजनीतिक दल थे, कुछ दल ये कहते थे कि हमें संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, संधि नहीं करनी है, हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए। तो फ्रांस में सर्वत्र एक ही शब्द गूंज रहे थे कि हम ना 1 इंच भूमि देंगे और ना अपने दुर्गों का एक पत्थर। इस हालत में सबने निश्चय किया कि गैम्बेटा एवं थियर्स के नेतृत्व में एक सरकार का गठन किया जाए। मित्रों, कहीं कहीं हिंदी में थियर्स को दियर्स भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप थियर्स या दियर्स कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु पेरिस को जर्मन आक्रमण से बचाया नहीं जा सका। 11 फरवरी को पेरिस का पतन हो गया। थियर्स ने बिस्मार्क से संधि करनी चाहिए, पर गैम्बेटा आदि कुछ व्यक्ति युद्ध को जारी रखना चाहते थे और यह विवाद इतना तीव्र हो गया, इतना बढ़ गया कि राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन बुलाना पड़ा कि वह राष्ट्रीय सभा निर्णय करे कि क्या करना चाहिए था। फ्रांस की जनता युद्धों से तंग आ चुकी थी, अतएव इस सभा ने शांति के पक्ष में ही निर्णय दिया। थियर्स के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार का गठन किया गया और जर्मनी से संधि करने का भी निर्णय किया गया। तो मित्रों, 10 मई 1871 को फ्रांस एवं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक नगर में एक संधि हो गई। बिस्मार्क तो फ्रांस को एकदम कुचल देना चाहता था, पर फ्रांसीसी लोगों के दृढ़ संकल्प के कारण उसे आंशिक सफलता ही मिली। जैसे कि आप जानते हैं, बिस्मार्क जो था वो बहुत ही श्यूड पॉलिटिक्स का, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक साथ 5 गेंदों को उछाल करके और उनको बैलेंस किए रहता था। और बिस्मार्क के कारण ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अगर बिस्मार्क ने युद्ध न लड़े होते ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ, तो शायद जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो जर्मनी के संधि के अनुसार, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, फ्रांस को अपने 2 समृद्धशाली प्रांत अल्सेस व लॉरेन से हाथ धोना पड़ा। तो ये बड़े समृद्धशाली प्रांत इसलिए थे कि यहाँ पर जो खनिज पदार्थ वगैरह थे वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, माइंस वगैरह थी। साथ ही फ्रांस को मेट्ज एवं स्ट्रासबर्ग के दुर्गों पर जर्मनी का आधिपत्य भी स्वीकार करना पड़ा। ये दोनों दुर्ग भी बड़े महत्वपूर्ण थे। और तीसरी बात क्या हुई कि क्षतिपूर्ति के रूप में एक बहुत बड़ा रकम जर्मनी को देनी पड़ी। तो संधि के पश्चात फ्रांस के सम्मुख एक प्रश्न उठा कि फ्रांस का शासन किस प्रकार का हो। अब यहाँ शासन जो है कैसा हो फ्रांस का। तो फ्रांस में उन दिनों 3 प्रमुख राजनीतिक दल थे, रिपब्लिकन, साम्यवादी और राजसत्तावादी, जिनकी चर्चा मैंने शुरू में की। तीनों दल अपने अपने आदर्शों के अनुसार सरकार की स्थापना करना चाहते थे। रिपब्लिकन गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। साम्यवादी जनता एवं मजदूरों के हाथ शासन सौंपकर प्रजातंत्र एवं राजसत्तावादी राजतंत्र के पक्षपाती थे, प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे और राजसत्तावादी जो थे वो राजतंत्र के पक्षपाती थे। तो फिर से इसको समझ लीजिए कि रिपब्लिकन जो थे वो क्या चाहते थे, गणतंत्र की स्थापना करना चाहते। साम्यवादी जो थे वो, जैसा कि उनका सिद्धांत है, मजदूरों के, जनता और मजदूरों के हाथ में सत्ता सौंपकर प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना करना चाहते थे। और वहीं जो राजसत्तावादी थे वो राजतंत्र के पक्षपाती थे, किंतु सम्राट की शक्ति एवं अधिकारों को सीमित रखना चाहते थे राजसत्तावादी। तो उनका कहना था कि राष्ट्रीय सभा को संविधान निर्माण का कार्य करना चाहिए और तब तक थियर्स सरकार बनी रहे। अन्य दलों का कहना था कि थियर्स द्वारा की गई संधि से फ्रांस के लोग क्षुब्ध हैं, क्योंकि उसने जर्मनी से जो फ्रैंकफर्ट की संधि की थी। कुछ नेताओं ने आवेश में संधि के शर्तों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय सभा में राजसत्तावादी बहुमत में थे, रिपब्लिकन अल्पमत में। अतः उन्होंने थियर्स की सरकार को भंग करने का प्रश्न उठाया। पेरिस की जनता प्रजातंत्रात्मक सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थी।
मित्रों, चूंकि पेरिस की जनता प्रजातंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक सरकार के पक्ष में थी, इसलिए वहाँ की नगर सभा, जिसे कम्यून कहते थे, वह चाहती थी कि राष्ट्रीय सभा की बैठक पेरिस में हो। इस कम्यून का कथन था कि फ्रांस के सभी नगरों का शासन वहाँ की कम्यून करें एवं केंद्रीय सरकार केवल कम्यून का संगठन करे। यानी केंद्रीय सरकार के पास इतनी पावर हो कि कम्यून का संगठन करे, शासन कम्यून करेगा। इसी उद्देश्य से पेरिस के कम्यून ने फ्रांस के सभी नगरों में कम्यून की स्थापना की एवं विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। कई कारणों से यह विद्रोह काफ़ी प्रबल हो उठा। विद्रोहियों ने घोषणा कर दी कि फ्रांस में एक नया युग आया है। तो नव युग के आगमन के साथ ही पुरानी राजनीतिक संस्थाओं का अंत भी कर दिया गया था। पुराने राजनीतिक संस्थाओं का अंत कर दिया गया, उनके साथ ही नौकरशाही, शोषण, सैनिकवाद, मुनाफाखोरी आदि के अंत की भी घोषणा कर दी गई थी। तो मित्रों, थियर्स को जब पेरिस वालों का यह विरोध असह्य हो गया, क्योंकि कम्यून का शासन चाहते थे वो, तो उसने एक बड़ी सेना पेरिस को जीतने के लिए भेजी और यथोचित व्यवस्था करके पेरिस का घेरा डाला। 6 सप्ताह तक घेरा जारी रहा। दुर्भाग्यवश पेरिस का यह 1 वर्ष के अंदर ही दूसरा घेरा था। एक बार तो जैसा कि आप जानते हैं प्रशा की सेनाओं ने घेरा डाला था, अब अपने ही लोग, परंतु इस बार घेरा डालने वाले स्वयं फ्रांस के लोग ही थे। तो जर्मनी की सेना पेरिस के उत्तर के किलों में पड़ी यह सब कुछ देख रही थी। 1 सप्ताह तक पेरिस में भयंकर मारकाट मची रही। इसे फ्रांस के इतिहास में ब्लडी वीक यानी खूनी सप्ताह कहा जाता है। प्रोफेसर फाइव के शब्दों में, जब 6 सप्ताह के घेरे के बाद पेरिस को जर्मनी की भी गोलाबारी से भी अधिक हानि पहुंचाने के बाद वर्साय की सेनाएं नगर में घुसी, तो मानवता और सभ्यता शैतान के खेल बनकर लुप्त हो गई। इसी तरह हेरोडोटस के शब्दों में, शरीर और आत्माएं संसार में एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो विद्रोहियों को कड़ा दंड दिया गया। अनुमानित 70,000 कम्यूनर इस भयंकर हत्याकांड में मारे गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई सेना तो सेना ही है, विद्रोही सेना का मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं। तो काफ़ी संख्या में लगभग 70,000 कम्यूनर जो थे वो हताहत हुए, मारे गए। तो इस विद्रोह का स्वरूप बतलाना कठिन है कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या था। जे अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है इस विद्रोह के स्वरूप की। J.R. मैरियट, जो कि यूरोप का इतिहास उन्होंने लिखा है, उनका यह कहना है कि उत्पत्ति में तो यह मध्यम वर्गीय गणतंत्र की कायरता अथवा देशद्रोह के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति से प्रेरित आंदोलन था, परंतु बाद में यह अधिकाधिक कट्टर क्रांतिकारियों के प्रभाव में आ गया। उनमें से कुछ 1848 के सिद्धांतों के अनुयायी थे और कुछ उन सिद्धांतों को कार्यान्वित करना चाहते थे जिनका अनुकरण आगे चलकर 1917 में रूस के साम्यवादियों ने किया। युद्धोपरांत थियर्स के सामने और भी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। सबसे आवश्यक काम था क्षतिपूर्ति की रकम की अदायगी करके फ्रांस को जर्मनी की सेना से खाली कराना। फ्रांस की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं थी। क्यों? क्योंकि युद्ध वगैरह लगातार हो रहे थे तो उनमें खर्च बहुत होता था, फिर विद्रोह वगैरह को दबाने में खर्च होता था। तो थियर्स ने क्या किया कि फ्रांस की जनता से कर्ज देने की अपील की और धन एकत्र करना आरंभ किया और अपने प्रयास में उसे सफलता मिली और 2 वर्षों के अंदर उसने हर जाने का पूरा धन चुकाकर फ्रांस को विदेशी सेना के चंगुल से मुक्त किया। इसके बाद थियर्स ने अपना ध्यान सेना के पुनर्गठन की ओर लगाया। जैसे आप जानते हैं नेपोलियन के समय में सेना बहुत सुदृढ़ थी, लगभग पूरा यूरोप उसके पैरों में लौट रहा था। जब तिलसिट की संधि हुई थी उस समय इंग्लैंड को छोड़ के पूरा यूरोप उसके अधीन था। तो थियर्स ने भी इस बात को अच्छी तरह से समझा कि अगर फ्रांस को सुदृढ़ रखना है, क्योंकि अभी अभी वो प्रशा से हारा था तो उसकी कमजोरियां प्रकट हो गई थी, तो इसीलिए उसने ये किया कि सेना का पुनर्गठन किया और उसका पुराना गौरव प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ किया। सेना में भर्ती होने योग्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 साल के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। सेना का संगठन जर्मनी की सेना के आधार पर किया गया। परिणामतः कुछ ही समय में फ्रांस पुनः एक सफल राष्ट्र के रूप में परिणित हो गया।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में फ्रांस के विकास के लिए यानी उसके चहुमुखी विकास के लिए कार्य किया गया। केवल राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, कृषि का विकास, मतलब हर तरह से खास करके आर्थिक विकास वगैरह पर जोर दिया गया। अतः मई 1878 की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में फ्रांस की समृद्धि के वही चिन्ह प्रकट होने लगे जो 1870 की प्रदर्शनी में देखे गए थे। तो शांति स्थापना के बाद राजसत्तावादी राजा को सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रयास करने लगे, यानी कि एक बार फिर से राजनीतिक जो हलचल थी वो प्रारंभ हो गई। तो राजसत्तावादी चाहते थे कि राजतंत्र की स्थापना हो, तो इसलिए वो थियर्स के विरोधी हो गए। थियर्स उनका विरोधी हो गया। वो गणतंत्र का समर्थक था और खुलेआम राजसत्तावादियों का विरोध करने लगा। उसने घोषणा की कि यदि फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना होगी तो पुनः फ्रांस में राज्य क्रांति होगी, जैसे 1789 में हुई थी और 1830 में, 1848 वगैरह में हुई। तो इस घोषणा से सभी राजसत्तावादी उसके विरोधी हो गए। उदारवादी होने के कारण गणतंत्र के समर्थकों ने उसका साथ न दिया एवं बाध्य होकर उसे त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं दे सकता, आप पुस्तकों में पढ़िएगा। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं यहाँ पे आपके सामने मैंने लिख दिया है, स्लाइड्स बना दी हैं, इतने से आपका परीक्षा में काम चल जाएगा। तो थियर्स के स्थान पर मार्शल मैकमोहन को राष्ट्रपति चुना गया, जो कि राजतंत्र का समर्थक था। उसने कहा कि जब राजा चुन लिया जाएगा तो वह त्यागपत्र दे देगा। राजा के चुनाव के विषय में राजसत्तावादियों में बहुत तगड़ा मतभेद हो गया था। इस स्थिति का गणतंत्रवादियों ने लाभ उठाया। गैम्बेटा ने फ्रांस का भ्रमण कर लोगों को प्रजातंत्र के लिए उकसाया। उसने राजसत्तावादियों के एक दल से मिलकर यह निश्चित किया कि कुछ दिन तक गणतंत्र ही रहने दिया जाए। मैकमोहन की जो अवधि थी राष्ट्रपति की उसको बढ़ा के 7 वर्ष कर दी गई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना अब निश्चित हो गई। तो 29 मई 1875 को एक वोट के बहुमत से एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ जिसके द्वारा गणतंत्र की स्थापना निश्चित हो गई। 1875 में ही एक नया संविधान भी तैयार किया गया। इसमें 7 वर्ष की अवधि के लिए एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। एक सीनेट एवं चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज की व्यवस्था भी थी। सीनेट की सदस्य संख्या 300 निश्चित हुई, जिसमें 75 का निर्वाचन तो जीवन भर के लिए स्वयं राष्ट्रीय सभा ने किया और प्रतिनिधि सभा में 600 सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिनका निर्वाचन पुरुष वैश्य मताधिकार के आधार पर 4 वर्ष के लिए होना निश्चित हुआ। तो राष्ट्रपति को प्रतिनिधि सभा भंग करने का अधिकार देकर वैधानिक शासक बना दिया गया। मित्रों, 1875 में राष्ट्रीय असेंबली भंग हो गई। प्रतिनिधि सभा में गणतंत्रवादियों का बहुमत था किंतु सीनेट में राजतंत्रवादियों का। अतः 1877 में मैकमोहन की सहायता से उन्होंने गणतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। 1879 में सीनेट में भी गणतंत्रवादियों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया। अतः मैकमोहन ने त्यागपत्र दे दिया। गणतंत्रवादियों ने जूल्स ग्रेवी को, जो पक्का गणतंत्रवादी था, अब नया राष्ट्रपति चुना। तो उसने तृतीय गणतंत्र की दृढ़ता के लिए अनेक आवश्यक कानून पास किए, उसमें सुधार किया, उसको इम्प्रूव किया, जिससे भविष्य में फ्रांस का सर्वतोमुखी विकास हुआ। तो गणतंत्र सदा के लिए स्थायी बन गया एवं 1945 तक इसी विधान के अनुसार फ्रांस का शासन संचालित होता रहा। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद फिर से बहुत सारे देशों ने अपने शासन तंत्र में थोड़े बहुत परिवर्तन किए, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फ्रांस में अगर स्थायित्व आया तो स्थायित्व तृतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद ही आया, क्योंकि क्रांति के बाद जो हलचल मची, नेपोलियन जो था वो बोनापार्ट प्रथम कांसल के रूप में उसने शासन किया, फिर वो शासक बन गया और उसको क्रांति का पुत्र कहा जाता था, लेकिन उसने क्रांति के सिद्धांतों को ही पलट दिया और राजा की तरह शासन किया उसने और साम्राज्यवाद को उसने अपना आदर्श बनाया। इसी तरह से आगे चल कर के हम देखते हैं फिर से दोबारा वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई। तो इस तरह से कहने का मतलब राजनीतिक रूप से 1789 से
लेकर के 1879 तक जो है काफ़ी हलचल, राजनीतिक हलचल हमें फ्रांस में देखने को मिलती है। उसके बाद फिर एक तरह से तृतीय गणतंत्र जो था उसको कंसोलिडेट किया गया, उसको स्थायी बनाने का प्रयास किया गया और फिर उसके बाद यही व्यवस्था फ्रांस के लिए स्थायी हो गई। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स वगैरह भी दिया करें। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अभी फ्रांस चूँकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इधर कुछ परीक्षाएं वगैरह होने वाली हैं, तो उस पर 1-2 वीडियो और लेके आता हूँ फ्रांस पे नोट्स के साथ। शुभ रात्रि।